आप मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला सामने आया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। तख्तापलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी उन्हें माना गया है। पूर्व गृह मंत्री और आईजी पुलिस को भी सजाए मौत दी गई है। बांग्लादेश इस मामले में वे भी दोषी करार किए गए हैं। कोर्ट ने दोनों नेताओं की प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री की जब्त होगी संपत्ति। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, इसको लेकर के तमाम जानकारियां सामने आ रही है। यहां पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का यह बड़ा फैसला सामने आया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। तख्तापलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी उन्हें माना गया है। पूर्व गृह मंत्री और आईजी पुलिस को भी सजाए मौत सुनाई गई है। बांग्लादेश इस मामले में वे भी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने दोनों नेताओं की प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश दिए हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री की जब्त होगी संपत्ति। तो ये बड़ी जानकारी बांग्लादेश से सामने आ रही है। आपको बता दें, यहां पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ढाका की ओर से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। इस बड़े फैसले में शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। शेख हसीना के साथ साथ पूर्व गृह मंत्री को भी सजाए मौत सुनाई गई है। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए इन्हें समझते हैं। शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना। मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए उन्हें मौत की सजा दी गई है। इसी के साथ अगर बात करें तो जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है। 400 पेज के फैसले को 6 हिस्सों में सुनाया गया है। इसी के साथ इन फैसलों के तहत हसीना को अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया गया है। 23 अक्टूबर को हुई थी इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई पूरी, और उसके बाद ये फैसला सामने आया है। आपको बता दें, कुल 54 गवाहों ने अदालत में इसको लेकर के गवाहियां दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और उनको लेकर के तमाम फैसले सामने आए हैं। मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा उन्हें सुनाई गई है। अभी भारत में ही है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया। और इसी खबर को लेकर के न्यूज रूम से हमारे सहयोगी संदीप मिश्र और विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको संदीप मिश्र की ओर लिए चलता हूं। संदीप जी, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? और ये बड़ा फैसला सामने आया है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ढाका का। उनकी ओर से शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। जिस तरीके से बांग्लादेश में छात्र आंदोलन देखने को मिला, उसके बाद हिंसा देखने को मिली, उसका आरोपी शेख हसीना को माना गया है। देखिए आयुष, यहाँ पर एक बात कहना बेहद जरूरी है कि किसी फिल्म का एक संवाद था कि जब जज भी तुम हो और गवाह भी तुम हो, फैसला भी तुम्हें ही सुनाना है तो कुछ भी सुना दो। और कहीं ना कहीं शेख हसीना को लेकर जो फैसला आया है, आईसीटी ने जो फैसला दिया है, उसमें भी सब कुछ यथास्थिति इसी प्रकार की नजर आती है। आपको याद होगा जुलाई और अगस्त का वो समय था 2024। उस समय शेख हसीना किस प्रकार से वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन उनके भागने के बाद जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, जितने भी कत्लेआम हुए, जितने भी दंगे फसाद हुए, उन सब का आरोपी शेख हसीना को घोषित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि 10,000 पन्ने की ये जो चार्जशीट थी, जिस पर कोर्ट में फैसला अपना सुनाया है, एक एक पन्ने को पढ़कर बताया गया है। 80 से ज्यादा गवाह थे, तमाम ऐसे सबूत थे जिनको साबित किया गया कि ये शेख हसीना के खिलाफ हैं और शेख हसीना इसमें शामिल थी। देश की शांति और व्यवस्था को भंग करने में शेख हसीना का हाथ था, और यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से उनके साथ ही जो पूर्व गृह मंत्री थे और पुलिस के एक आला अधिकारी हैं, उन्हें भी सजा सुनाई गई है, सजाए मौत दी गई है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की स्थिति, जैसा कि अस्थिर सरकार वहां पर चल ही रही थी, लेकिन अब स्थिति और भी गंभीर वहां पर होने की शंका जताई जा रही है। इसीलिए ढाका की सड़कें जो है पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता थे, जिनकी बड़ी भूमिका थी बांग्लादेश को आजाद करवाने में, तो कहीं ना कहीं उनके घर पर भी प्रदर्शनकारी काफी मात्रा में पहुंच गए थे। बुलडोजर कार्रवाई वहां पर भी देखने को मिल रही थी। लेकिन
और वहां पर पहले से मौजूद प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है ताकि शांति व्यवस्था भंग ना हो सके। ये शांति व्यवस्था तो लगातार वहां पर भंग हो रही है संदीप जी, और लगातार इसको लेकर के तमाम चीजें जो है वो दिखाई जा रही है। फरवरी में क्योंकि वहां पर चुनाव भी होना थे, विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, फरवरी में वहां पर चुनाव होना थे, क्या उससे पहले ये फैसला जिस तरीके से सामने आया है इसको वहां पर एक पॉलिटिकल फैसले के तौर पर भी देखा जा सकता है? कहीं ना कहीं काफी दबाव भी था, जिस तरीके से तमाम सबूत भी वहां पर कोर्ट के सामने रखे गए हैं, तमाम शेख हसीना की कॉल रिकॉर्डिंग वहां पर रखी गई है कि उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था, और तमाम चीजें वहां पर पेश की गई है। इसको किस तरीके से चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है जो फरवरी में वहां पर होने वाले थे? बिल्कुल, फरवरी में बांग्लादेश में स्थायी सरकार के लिए चुनाव होने हैं, और ऐसे में चुनावों के जो समय है उससे पहले ये फैसला आना कहीं ना कहीं चुनावों पर जरूर असर डालेगा। और जिस तरह से ये पूरा फैसला आया है, ये बताता है कि किस तरह से वहाँ पे जो घटनाएं हुई, जो मौतें हुई, लगातार वहाँ पे जो घटनाएं हुई, मौतें हुई, जो उनके परिजन थे, चाह रहे थे कि किसी तरह का फैसला आए, इंसाफ हो। और अब जब आज फैसला आया है, बताया जा रहा है कि जब आईसीटी की तरफ से फैसला पढ़कर सुनाया गया तो वहाँ पे कोर्ट में जो मौजूद लोग थे उन्होंने तालियां बजाई, यानी कि स्वागत किया है आईसीटी के इस फैसले का। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा, तत्कालीन गृह मंत्री को फांसी की सजा, आला अधिकारी को भी यहाँ पे जेल की सजा दी गई है। तो पूरा का पूरा मामला अब चूंकि जो फैसला दिया गया है सजा का, उसमें यह भी कहा गया है कि 3 दिन के भीतर शेख हसीना को सरेंडर करना है। अगर वो सरेंडर नहीं करती है तो 30 दिन के भीतर उनको ढूंढ कर लाना है। तो ये भी अपने आप में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की मूवमेंट बांग्लादेश और भारत के बीच में रहती है, क्योंकि लंबे समय से लगभग 15 महीने से शेख हसीना भारत में है। भारत की क्या इसमें भूमिका रहती है जब ऐसे में शेख हसीना को फांसी की सजा दी जा चुकी है आज, और भारत में और बांग्लादेश की प्रत्यार्पण संधि है उसके मुताबिक किस तरह का फैसला ले आता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो स्थितियां हैं और जो उनके आपसी संबंध है उस पर भी आने वाले दिनों में रहेगी, क्योंकि देश के बीच में जो संबंध है विनय, उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। विश्वनाथ जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके पास आपको लिए चलता हूं। विश्वनाथ जी, जिस तरीके से ये पूरा के पूरा मामला सामने आ रहा है, इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि अब भारत पर भी एक तरीके से दबाव सामने आ सकता है। इसी के साथ साथ सीमांत क्षेत्रों में, चाहे पश्चिम बंगाल हो जाए, चाहे बिहार हो जाए, उन क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। वहां पर किस तरीके की सिक्योरिटी भारत को बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ जो क्षेत्र है, कम से कम बांग्लादेश का ये घटनाक्रम निश्चित रूप से सुरक्षा के नजरिए से एक सवाल तो है। क्योंकि सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो रिसेंट इंसिडेंट्स हैं भारत में हैं, जो कुछ रिकवरीज हुई हैं, कुछ एलिमेंट पकड़े गए हैं, बहुत एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उन सभी चीजों को देख लीजिए तो एक हर सबका तार जाकर कहीं एक जुड़ता है। कुछ विदेशी शक्तियां हैं जो चीजों को खराब करने की, कुछ एंटी इंडिया एक टायरेट चलाने के लिए लगातार लगी हुई हैं। जो बांग्लादेश में आप जो कुछ देख रहे हैं वो बांग्लादेश अकेला बांग्लादेश नहीं है, भारत के इर्द गिर्द जितने भी राष्ट्र हैं उन सबको डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। भारत को भी डिस्टेबलाइज करने का षड्यंत्र था, उसमें वो सफल नहीं हुए, लेकिन अगल बगल के देशों में वो षड्यंत्र लगातार चल रहा है। दरअसल कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां, कुछ विश्व की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको भारत की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, जो ट्रेजेक्टरी है, वो पसंद नहीं आ रही। जी, लगातार दो ही ऐसे देश हैं जो लगातार इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूएसए है और एक चाइना है। कहीं ना कहीं चिकन नेक्स पर भी नजर है, और पाकिस्तान के आईएसआई जो है वो भी बांग्लादेश में एक्टिव नजर आ रही है। संदीप जी के पास जाना चाहूंगा। संदीप जी, किस तरीके से आप यूएस के एंगल को और चाइना के एंगल को यहां पर देख रहे हैं? इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो चिकन नेक्स पर भी इनकी नजर है, लेकिन भारत की ओर से भी लगातार इसको लेकर के युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। और बताना चाहूंगा, जो एक बयान आया है शेख हसीना के बेटे का, उनका कहना है कि उन्हें काफी पहले ही पता था कि ये फैसला शेख हसीना के पक्ष में नहीं आएगा और उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। और उनका यह भी कहना था कि 5 बार जो है वो देश की सत्ता संभाल चुकी हैं, और देश की जो 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं उनमें एक उनकी पार्टी है। तो कहीं से भी वो इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लेंगे, इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा पहले से ही शेख हसीना या फिर उनके जो बांग्लादेश में रह रहे समर्थक हैं उनको था।
अब दूसरी बात जो सवाल आपने किया कि किस प्रकार से इसका प्रभाव हो सकता है भारत के लिहाज से, भारत के संदर्भ से, या पड़ोसी मुल्कों की क्या भूमिका है, तो आपको साफ तौर पर बता दें कि भारत के जो भी पड़ोसी हैं, चाहे आप चाइना की बात कर लें, चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे आप नेपाल की बात कर लें, फिर एक दूसरे साइड भूटान है और एक तरफ हमारा पुराना प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है, तो कहीं ना कहीं चाइना की हमेशा से यह रणनीति रही है, जिस प्रकार से भारत आर्थिक उन्नति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो भारत को अस्थिर करने के लिए कहीं ना कहीं इसके पड़ोसियों के माध्यम से भारत में अस्थिरता, अनिश्चितता का माहौल पैदा करना, यह कहीं ना कहीं हमारे जो दो बड़े पड़ोसी मुल्क हैं, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ माफ करिएगा चीन, और एक तरफ पाकिस्तान, तो इनकी कहीं ना कहीं भूमिका हमेशा से ही रही है। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में वर्तमान में हम पाकिस्तान की लगातार घुसपैठ देख रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना की घुसपैठ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह संदेह के घेरे में तो है ही कि भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो प्रयास करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, वो पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। भारत लगातार सरहदों पर लगातार अभ्यास कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहीं ना कहीं विदेश मामलों की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। उनकी देखरेख में किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाता है और उन्हें हर दिन इस प्रकार की रिपोर्टिंग की जाती है कि वर्तमान की स्थिति, यथा स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं भारत पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ स्थिति अब आने वाले समय में बांग्लादेश में देखने को मिल पाती है। जी, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके की स्थिति जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिलती है। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, क्योंकि एक टाइम कहा जाता था कि भारत को टू फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, एक चाइना का क्षेत्र है, एक पाकिस्तान हो गया, लेकिन अब जहां तक कट्टरपंथ बांग्लादेश में बढ़ते जा रहा है और जिस तरीके के फैसले वहां पर देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत को थ्री फ्रंट वॉर के लिए भी रेडी होना होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी जो भारत के खिलाफ जो नफरत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत की लगातार होती विकास और प्रगतिशील को कहीं ना कहीं ये पड़ोसी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत के खिलाफ लगातार इनकी जो रंजिश है वो बढ़ रही है। इसमें बांग्लादेश का नाम भी जुड़ गया है, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। भारत के पड़ोसी मुल्क के अलावा अगर हम अभी हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई हुई तो उसमें टर्की का नाम भी जोड़ दें तो वो गलत नहीं हो कि टर्की की तरफ से भी जो ड्रोन दिए गए थे वो भी पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। तो एक टर्की भी, अगर हम, जो कि पड़ोसी मुल्क नहीं है लेकिन भारत के खिलाफ जरूर उसकी कार्रवाई देखने को मिली है। बांग्लादेश का हालांकि हम फिलहाल जिक्र कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में भी जो गतिविधियां होती हैं उसका अच्छा खासा असर भारत पर पड़ता है। और जब हमने देखा कि बांग्लादेश में जेएनजी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, भारत और बांग्लादेश की सीमाएं जो हैं वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई, वहां पे जो आंदोलन हुआ जिसके खिलाफ आज शेख हसीना को सजा दी गई है, उस आंदोलन के दौरान ही यहाँ भारत और बांग्लादेश में जो सीमा है उसको तो बढ़ाया गया। और क्योंकि काफी बार देखा गया है कि बांग्लादेश अवैध घुसपैठ भारत में करता है और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है जो कि भारत विरोधी होती हैं, तो इसलिए लगातार भारत की तरफ से भी जो बांग्लादेशी भारत में अवैध घुसपैठ तरीके से आते हैं, घुसपैठ तरीके से रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब चूंकि बांग्लादेश में चुनाव हैं अगले साल, ऐसे में वहां पे जो सरकार बनेगी वो किस तरह से भारत के साथ उसके संबंध होते हैं ये भी बहुत मायने रखते हैं। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से बांग्लादेश की जो घटनाएं हो रही हैं वो भारत के साथ संबंध वो मधुर नहीं है। लगातार बांग्लादेश में फैलता असंतोष भारत पर भी असर डालता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश एक समय में अच्छे संबंध थे, लेकिन लगातार जैसे राजनीति बांग्लादेश में बदलती गई, यहाँ रिश्ते भी बिगड़ते गए और अभी फिलहाल जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सब कुछ निर्भर करता है जो आने वाले जो आम चुनाव जो बांग्लादेश में होने हैं उसमें कौन सी सरकार बनेगी, उनका संबंध भारत के साथ कैसा रहता है, क्या भारत के साथ वो रिश्ते मजबूत करने की
कोशिश करेंगे या फिर भारत के खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र करेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है जो आज फैसला आया उस पर, और जो अब आने वाले जो आम चुनाव है उसमें किस तरह की बांग्लादेश की सरकार और स्थिर सरकार होती है, उस पर भी निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसे होते हैं, ये तमाम चीज इस पर भी डिपेंडेंट करेगी। इसी के साथ साथ विश्वनाथ जी क्योंकि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ जी, भारत के लिए लगातार ना मजबूती का विषय जो रहा है, लगातार आर्मी भी वहां पर बटालियन जो है वो तैनात की जा रही है, और चिकन नेक उस क्षेत्र को कहा जाता है। लगातार हमारे जो दुश्मन है उसकी नजर जो है वो चिकन नेक पर है। पाकिस्तान के ISI के तमाम अधिकारी जो है वो भी बांग्लादेश की बॉर्डर पर पहुंचते में नजर आए हैं, वहां पर उन्हें भी देखा गया है, इसको लेकर के इंटेलिजेंस भी मिली है। भारत किस तरीके से तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के तमाम नेता, तमाम अधिकारी, तमाम मिलिट्री जनरल जो है वो भी इस तरीके का बयान देते हुए आए हैं। देखिए, इंडियन एजेंसीज जो है चिकन नेक को लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश और डीप स्टेट, इन सबका बहुत एक संयुक्त प्रयास चलता रहा है। आज नहीं, ये नया नहीं है, लेकिन ये तेजी आई है इनमें। डीप स्टेट बीते कुछ वर्षों में डीप स्टेट का जो कार्यशैली है वो भारत के खिलाफ बहुत आक्रामक हुई है। अगर बांग्लादेश को इस तरीके से और इतनी तेजी से शेख हसीना के खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों में दोषी ठहराकर उनको मौत की सजा देने का अगर कोई जल्दबाजी थी, तो एक भारत के खिलाफ एक इशू क्रिएट करना, कैसे क्रिएट करना, वो चाहते थे कि अमेरिका बांग्लादेश में एक अपनी कठपुतली सरकार क्रिएट करना चाहता है लोकतंत्र के आवरण में, ताकि डीप स्टेट अमेरिका जो है, या अमेरिका कहिए या डीप स्टेट कहिए, वो भारत के बगल में एक नया केंद्र बना ले, जो वो अपने अड्डे के रूप में, अपने सैन्य अड्डे के रूप में जिसका प्रयोग कर सके। शेख हसीना की गलती यही थी कि उन्होंने सैन्य अड्डा बनाने के लिए उनको स्थान नहीं दिया था। मूल कमी, पहली कमी यही थी, जहां से वो भारत के खिलाफ अपनी साजिश को अंजाम दे सके। वहीं से सारा खेल शुरू हुआ। तो विश्वास मानिए, भारत की जो एजेंसीज है बहुत सतर्क है, चीजों पे काम हो रहा है। चिकन नेक का इश्यू है, भारत काउंटर इश्यूज भी चला रहा है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहीं से प्रभावित ना हो, उसके लिए हम सी रूट को भी ढूंढ रहे हैं, उन चीजों पर भी वर्क हो रहा है। और बाकी जो लैंड एरियाज हैं, बांग्लादेश के भी बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, बहुत से वीक पॉइंट्स हैं, उन पर भी हम अच्छे से, हमारी एजेंसीज ठीक से पूरे मनोयोग से काम कर रही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को घेरने का प्रयास हो रहा है। जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसका लगातार ये प्रयास हो रहा है। लेकिन अमेरिका, एक प्लस पॉइंट जो भारत के साथ है कि अमेरिका की आर्थिक और इंटरनल स्थिति बहुत खराब है। अमेरिका स्वयं टूट के कगार पर है। हो सकता है कि अमेरिका स्वतः टूट जाए जी। तो अमेरिका जो उन चीजों के रिवाइवल पर है, हो सकता है अमेरिका अगले 2-4-5 साल बाद उसके 50 राज्य ना बचे, हो सकता है 2-4 राज्य अलग हो जाए, जैसे रूस टूटा था। तो अमेरिका उन चीजों से, अमेरिका की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। अमेरिका की जी कहीं ना कहीं यूएस में भी इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भारत ने एक जख्म झेला है, भारत की राजधानी में एक बम ब्लास्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं संदीप जी इस बम ब्लास्ट के तार जो है वो बांग्लादेश से जुड़ते हुए नजर आए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ढाका में एक मीटिंग हुई थी, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने यहां पर मीटिंग ली थी, और वहीं पर ही पूरी की पूरी दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के प्लानिंग की गई है, मॉनिटरिंग की जा रही थी। आपको बता दें कि जब से मोहम्मद यूनिस ने अस्थायी तौर पर बांग्लादेश की सत्ता की कमान संभाली है, उसके बाद से ही शेख हसीना को अपदस्थ किया गया है। वो भारत में बीते लंबे समय से शरण ली हुई हैं। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश के थ्रू जो पड़ोसी मुल्क हैं, भारत के जो दुश्मन देश कहे जाते हैं, चाहे वो बात आप पाकिस्तान की कर लें, चाहे फिर उसके बाद आप बात चाइना की कर लें, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों मुल्क हैं वो अपनी भारत के खिलाफ साजिशों का जो साजिश की जो गतिविधियां हैं वो उसे बांग्लादेश से ही संचालित करते हैं। जैसा कि चिकन नेक की बात आप कर रहे थे, और चिकन नेक आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट की एक तरह से लाइफ लाइन है। पूरे हिंदुस्तान को जो जोड़ने की जो बात है वो ये चिकन नेक ही है। और कहीं ना कहीं इस पर जो एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ बांग्लादेश, तीसरी तरफ नेपाल, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की नजर उस पर बनी रहती है कि भारत की कैसे इस लाइफलाइन को भारत से अलग किया जाए। लेकिन इसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। और जिस प्रकार की चर्चा आप कर रहे थे कि भारत में जिस प्रकार से लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ है उसमें बांग्लादेश का हाथ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसे भी किसी भी सूरत हाल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत में संचालित
प्रताड़ित हो रही हैं और उसको शह कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क दे रहे हैं। जी, हमारे साथ मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है वो भी जुड़ चुके हैं, उनकी तरफ आपको लिए चलता हूं। मनीष जी, जिस तरीके से इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का ये फैसला सामने आया है, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इस फैसले का भारत पर कितना असर पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, निश्चित रूप से जब शेख हसीना भारत में है तो निश्चित रूप भारत को फर्क पड़ेगा। अब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, तो वहां पर शेख हसीना की तरफ से डिफेंड किसने किया, कुछ नहीं पता। अब देखिए, इस तरह के राजनीतिक मामलों में जजमेंट देते समय जज की मनोस्थिति क्या होती है, हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहले की कई जजमेंट देखे हैं, पाकिस्तान में खासकर इस तरह के जजमेंट बिल्कुल मानते हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से गलत डिसीजन है। अब इसमें यह कहने की बात है, ट्रिब्यूनल कह रहा है कि छात्र आंदोलन द्वारा हत्याओं का मास्टरमाइंड, आप कंपेयर करिए, हिंदुस्तान में मुलायम सिंह यादव सैकड़ों कार सेवकों को मरवा देते और कोई मामला नहीं चल पाता। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये जुडिशरी बाइज्ड है, ये सीधे सीधे इस प्रयोग हो रहा है कि कैसे जुडिशरी का इस्तेमाल करना है। अब बात यह है कि इससे भारत को क्या नुकसान, क्योंकि शेख हसीना भारत समर्थक थी, भारत में वो अभी वर्तमान में रह रही है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर भारत को घेरने का ये अमेरिका का, डीप स्टेट का, जॉर्ज सोरोस वाले ग्रुप का ये प्रयास है जी। अब इसके बाद जो बम धमाका हो गया है, तो माहौल बदला हुआ है इस समय देश का, बिहार के चुनाव में रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे में लोगों को भ्रमित करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद के आगे लोगों की निगाह हटे, इस तरह की कई बातों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का जजमेंट लाया गया है ताकि लोगों का माहौल बदले। तो आप किसी भी प्रधानमंत्री को किसी हत्या का जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं बिना किसी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जजमेंट के? ओपन आप ढाका में कैसे उसका फैसला कर रहे हैं जब आपको पता है कि वहां उन्होंने सरकार उनके अपदस्थ होकर दूसरे राष्ट्रपति बन गए। अगर यही फैसला अमेरिका या लंदन से आता तो मैं और उसको मैटर मानता। तो फिलहाल ये कुछ नहीं है, आई बॉस है, ये भारत को घेरने के लिए, शेख हसीना पर दबाव बनाने के लिए और विश्व में यह दिखाने के लिए भारत एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी को शरण दे रहा है जी। ये पूरी चाल है और भारत इस चाल को निश्चित रूप से नाकाम करेगा। हमारे जी बिल्कुल, भारत की ओर से इस चाल को नाकाम किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनके पास आपको लिए चलता हूं। विश्वनाथ जी, यहाँ जिस तरीके से मनीष जी द्वारा एक बात रखी गई है, कहीं ना कहीं यूएस और यूनिस की साजिश यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल पे यूएस का एक काफी दबाव रहता है, लगातार यूएस से फंड यहां पर दिए जाते हैं, तमाम एजेंसियां जो रहती है यहां पर यूएस का एक अलग ही दबाव रहता है और कहीं ना कहीं उसी के चलते इस तरीके का फैसला भी यहां पर सामने आया। देखिए, बिल्कुल ये फैसला यूनुस को अमेरिका ने प्लांट किया। यूनुस को पहले एक प्राइज दिया, एक इंटरनेशनल कथित अवार्ड के नाम पर उनको एक आइडेंटिटी दी। उसके बाद भाई अगर आपको किसी को बनाना ही था तो जो नेता प्रतिपक्ष था उसको तत्कालिक बना देते, जो दूसरे दल थे उनमें से किसी राजनेता को बना देते। नहीं, उन्होंने यूनुस को बुलाया, जिसको जो उनका एक पिट्ठू कह सकते हैं आप, जो उनका वर्कर है, जो वो आप इसको पेड अनपेड कह दीजिए, तो वो उनकी पूरी साजिश का पार्ट है। उन्होंने अपना पिट्ठू बिठाया है। अब उस पिट्ठू पे चूंकि कोई मोहर नहीं है कि वो चुना हुआ नहीं है, तो चुनाव कैसे हो? चुनाव होने के लिए पहले शेख हसीना की पार्टी को चुनाव में लड़ने नहीं देना है। क्यों? अगर वो चुनाव लड़ेंगे, कहीं जीत गए तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो पहले इसलिए ये सारा जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का जो खेल रचा गया और उनको बताया गया, डिक्टेट किया गया कि ये बोलो कि तत्काल ये मानवता इन दमनात्मक कार्रवाइयों के लिए, व्यापक हिंसा के लिए, हत्याओं के लिए, सबके लिए केवल और केवल शेख हसीना दोषी हैं, और उसके लिए सारे फर्जी चीजें जोड़ करके और उनको जबरदस्ती उनको हत्याओं का दोषी ठहरा दी और उनको तत्काल मौत की सजा सुना दो। इससे दो चीजें होंगी, एक तो ये कि इंटरनेशनल लेवल पर ये होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहने को ये रहेगा कि भाई देखिए ये चूंकि अपराधी हैं, इन्होंने बांग्लादेश में जो खेल हुआ वो कराया अमेरिका ने, डीप स्टेट ने किया, टेक ओवर करने के लिए किया, वहां की सत्ता को, वहां की जनजी को के नाम पर वो सारा खेल रचा गया, अगल बगल हर जगह रचा जा रहा है। वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, वो पूरा पैकेज कह लीजिए, पैकेज वो प्रेजेंट किया उन्होंने। और उसके बाद जब खेल लिया, उसके बाद उसके लिए उसके हार का ठीकरा, उसके अपराधों का ठीकरा उठा करके शेख हसीना को पहना दिया गया। अब शेख हसीना और उनकी पार्टी चुनाव के रास्ते से बाहर हो गई। अब क्या करेंगे ये? अब लोकतंत्र का चुनाव का आवरण करेंगे, की नौटंकी शुरू होगी। चुनाव के आवरण में ये अपने किसी भी को भी एक कठपुतली सरकार क्रिएट करेंगे, जैसा ये पाकिस्तान में चलाते रहेंगे।
जी, ताकि लगातार इसी तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। विनय क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, मैं विनय के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं संदीप जी के पास आऊंगा। विनय, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम फैसले सामने आए हैं और यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं वो भी भारत में इस वक्त मौजूद हैं, तो किस तरीके का फैसला अब भारत लेते हुए नजर आएगा? भारत की विदेश नीति किस तरफ जाती हुई नजर आएगी? और देखिए, बिल्कुल भारत के सामने भी अभी एक कहीं ना कहीं से चुनौती के तौर पे देखा जा सकता है। जो शेख हसीना लगभग 15 महीने से भारत में है और अब चूंकि आईसीटी की तरफ से कह दिया गया है कि शेख हसीना को 3 दिन में सरेंडर करना है। अगर वो सरेंडर नहीं करती है तो वहाँ की जांच एजेंसियों की तरफ से उनको 30 दिन में ढूंढ कर लाना है। तो ऐसे में भारत के क्या स्टैंड रहने वाला है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्यार्पण संधि है भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्या उसके तहत यहाँ पे शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा, या फिर चूंकि शेख हसीना के जो संबंध हैं भारत के साथ काफी मधुर रहे हैं, क्या भारत किसी तरह की उनकी कोई मदद इस पूरे स्टैंड में कर पाता है या नहीं? क्योंकि अगर जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट अभी बता रहे थे कि अब भारत की छवि कहीं इस तरह की पेश ना की जाने लगे कि जिस शेख हसीना को फांसी की सजा आईसीटी की तरफ से दी गई है उसको भारत ने पनाह दे रखी है, तो भारत को इस छवि के तौर पे भी सोचना है कि कहीं भारत की छवि पर इस पे असर ना पड़े। साथ ही साथ शेख हसीना को 15 महीने से जब वो भारत में है तो उनको क्या मदद की जाए या फिर उनको प्रत्यार्पण संधि के तहत बांग्लादेश को सौंपा जाए? भारत क्या की छवि पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है? क्योंकि लगातार मैं इंटरनेशनल तमाम ट्रोलर्स को देखता हूं, वो इस तरीके से ट्रोल करते हैं, नरेंद्र मोदी को ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। और संदीप जी से मैं सवाल लेना चाहूंगा। संदीप जी, यहूदियों पर कहीं भी हमले होते हैं तो सारी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाती है, फिलिस्तीन में हमले होते हैं तो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है और बोलती है कि फिलिस्तीन में हमले हो रहे हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, उसके लिए जब नरेंद्र मोदी आते हैं, वो ट्वीट करते हैं, वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये तमाम ट्रोलर्स जो हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। आयुष, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और गंभीर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि जब भी भारत लगातार अपने पक्ष में बातें करता है, हिंदुओं को लेकर जब बातें करता है, तो सिर्फ विदेशी लोग ही नहीं, भारत में भी बैठे तमाम वो ट्रोल आर्मी वाले जो लोग हैं वो भारत पर ही सवाल उठाने लगते हैं, मानवाधिकार उल्लंघन की बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें कभी भी ये नजर नहीं आता है कि बांग्लादेश में किस प्रकार से जब जुलाई और अगस्त के बीच में 2024 में जब बांग्लादेश में जब शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया गया, उस दौरान हिंदुओं की क्या स्थिति थी, घरों से किस प्रकार से उन्हें निकालकर सड़कों पर लाकर प्रदर्शनकारी उन्हें अपना शिकार बनाते थे, उन्हें मार देते थे, उन्हें अपना घर द्वार, अपना घर बार, सब कुछ, बिजनेस व्यापार सब कुछ छोड़कर वहां से जाना पड़ा। तो ये स्थिति नजर नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि भारत की जो वर्तमान में स्थिति है, बीते एक दशक का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तो चाहे वो आंतरिक रूप से हो चाहे वो बाह्य रूप से हो, भारत की विदेश नीति इतनी सशक्त है, सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं। आयुष, आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यहां पर भारत जो सबसे लंबी सीमा जिस देश के साथ जो शेयर करता है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमाएं ये समझ ही नहीं आती हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश और भारत की सीमाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक मोहल्ला हमारा बांग्लादेश का हमारे इलाके में पड़ जाता है तो हमारा एक मोहल्ला जो है वो बांग्लादेश के इलाके में पड़ जाता है। तो कुछ इस प्रकार के सीमा जो दोनों देशों की एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ऐसे में इस वक्त यह बेहद जरूरी हो जाता है कि सीमा पर हमारे जो सुरक्षा के जो प्रहरी हैं, हमारी जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एसएसबी है, वो पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है, ताकि उन्हें तैनात भी कर दिया गया है और वो अलर्ट भी नजर आ रही है। इस तमाम जानकारी के लिए संदीप जी, विश्वनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बांग्लादेश से ये बड़े अपडेट सामने आए हैं, जहां पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ढाका की ओर से यह फैसला दिया गया है। उनकी ओर से बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। अब देखना होगा आने वाले समय में इस फैसले के बाद भारत क्या फैसला लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य